आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आगे आप बोर सर ने एक मॉडल दिया था एटम का। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है एंड उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये है न्यूक्लियस एंड ये ऑर्बिट, या फिर इन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं। एंड उन्होंने इनको नाम दिया था के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट एंड नंबरिंग भी दे दी थी, जैसे पहला वाला ऑर्बिट का नंबर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 एंड ये आगे चलता जाता है, यानी फोर्थ ऑर्बिट का नंबर 4, फिफ्थ का 5, ऐसे चलता जाता है। तो ये जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करे हुए होते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हुए होते हैं, ये हम जानेंगे। ये जानने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं शेल्स के अंदर, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ यही है कि एक शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि 2n²। इसके अंदर जो ये n है वो है ऑर्बिट नंबर, जैसे कि k का ऑर्बिट नंबर 1 है एंड l का ऑर्बिट नंबर 2 है एंड m का ऑर्बिट नंबर 3 है। तो n की जगह हम किसी भी ऑर्बिट का नंबर रख दें तो ये फॉर्मूला ये बता देगा कि उस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो हम k ऑर्बिट का निकाल के देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन k ऑर्बिट कितने होंगे, 2n²। एंड यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर ऑफ k क्या है, 1 ही तो है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, जिसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 2। तो k ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। अगर हम l ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाहें तो उसके लिए भी 2n² ही यूज़ होगा। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर, जो कि l का ऑर्बिट नंबर क्या है, 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 एंड 2 × 4 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स l शेल के अंदर या l ऑर्बिट के अंदर 8 आ सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो ये हम 2n² से निकालेंगे। तो 2 × n क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर, एंड m का ऑर्बिट नंबर है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 × 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m शेल के अंदर 18 आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि तुम्हें यह बताना है कि n शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं एंड n का ऑर्बिट नंबर है 4। तो ये आंसर तुम्हें मुझे कमेंट में दे देना। एंड हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी एक एटम है एंड ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आ सकते हैं। तो इस ऑर्बिट के लिए हम 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस ऑर्बिट के लिए भी 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पर जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हमें एक और बात याद रखनी है कि हम इन ऑर्बिट्स को एक सीक्वेंस के अंदर फिल करेंगे, यानी पहले अंदर वाले ऑर्बिट को भरेंगे फिर बाहर वाले ऑर्बिट का नंबर आएगा। 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हम कार्बन का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें उस एलिमेंट या एटम के इलेक्ट्रॉन्स पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसका इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बीच में कार्बन का न्यूक्लियस है एंड इसके बाहर ऑर्बिट्स होंगे। तो पहले ऑर्बिट के अंदर हम 2n² से निकाल के देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2n² एंड यहाँ पे ऑर्बिट नंबर क्या है, 1, पहला ऑर्बिट ही तो है, तो ऑर्बिट नंबर 1 हुआ। तो 2 × 1 का स्क्वायर जो क्या है 2। तो इस ऑर्बिट के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो एक और ऑर्बिट बना देते हैं एंड उस ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। तो ये बन गया कार्बन का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर।
हम सोडियम का भी इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पहला ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर होगा 1। तो 2n² से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो देखते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर जो कि होता है 2। तो इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डाल दिए। अब हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक और ऑर्बिट बना देते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर 2n² से हम निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर क्या है 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। तो इस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। एंड अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर डाल देते हैं। तो ये बन गया सोडियम का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमा लगा दिया हमने 8 एंड उसके बाद में 1। इस 2 का ये मतलब है कि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इस 8 का मतलब है दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस 1 का ये मतलब होगा कि तीसरे ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर भी ये चीज़ बता रहा है एंड ये भी ये चीज़ बता रहा है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर है। अगर तुम्हें कुछ डाउट है या ऐसी बात करनी है, चाहे कुछ भी ना करना हो, तो भी तुम आ जाओ इंस्टाग्राम पे @IKnowStudy। तो ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वैलेंसी। तो वैलेंसी एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक एटम है एंड उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाएगी। तो अगर हम एक एग्जांपल है H2O का, तो H2O के अंदर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्यों एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस सवाल का जवाब वैलेंसी दे सकती है। तो अब हम वैलेंसी को पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस हमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। तो जब हमारा पेट खाली हो जाता है तो हम खाना खाते हैं। तो वैसे ही जब एक एटम के शेल्स खाली हो जाते हैं तब उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उन्हें फिल करने के लिए। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। वैसे ही जब एटम के सारे शेल्स भर जाते हैं तब वो स्टेबल हो जाता है। तो एक एटम को स्टेबल बनाने के लिए उसके सारे शेल्स भरे हुए होने चाहिए। तो सारे शेल्स तभी भरते हैं जब उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक एटम छोटा है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। एंड अगर एक एटम थोड़ा सा बड़ा है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। अब मैं ये छोटा बड़ा किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो अगर एक एटम के अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे मैं छोटा एटम कह रहा हूँ, एंड अगर एक एटम के अंदर थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसे मैं बड़ा एटम कह रहा हूँ। वो हम एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बस हमें ये याद रखना है कि अगर एक एटम स्टेबल होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये था ऑक्टेट रूल, ये हमें पता होना चाहिए। एंड एक टर्म होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होती है? अगर ये एक एटम है एंड इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो अब हम वैलेंसी निकाल के देखते हैं। हमारे पास सोडियम का एटम है एंड एक सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमारे पास अब बच गए 9 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दूसरे शेल या ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो बाहर बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम जब स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या लूज कर देगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो एक और एटम की वैलेंसी निकाल के देखते हैं, जो कि है फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड दूसरे वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पर हमारे पास कितने बचे हुए हैं? हमारे पास 7 बचे हुए हैं, तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल के अंदर चाहिए, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये गेन करेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तब तुम कहोगे कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है, तब भी इसकी वैलेंसी 1 है। एंड यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तब भी इसकी वैलेंसी 1 है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग एक तरीके से लिख सकते हैं। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या डोनेट करता है, तब हम उसकी वैलेंसी के आगे प्लस लगा देते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर रहा है, पर उसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, यानी इसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस एक एटम को ऐड कर सके। समझ रहे हो? वैसे ये फ्लोरीन को एक एटम चाहिए, तब उसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे सके। तो फ्लोरीन की वैलेंसी होगी -1 एंड सोडियम की वैलेंसी होगी +1। हम एक और एटम की वैलेंसी निकाल के देखते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ऑर्बिट के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं एंड अगले वाले ऑर्बिट के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो बचे हैं। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब इसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सके, यानी उस पार्टनर के अंदर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे एंड बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2। तो ऐसे हम वैलेंसी निकालते हैं। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरना है 8 इलेक्ट्रॉन से। एक और एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसे हम बाहर वाले शेल के अंदर डाल देते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ 2-1 है। तो हीलियम एक छोटा एटम है, जैसे मैंने कहा था छोटे एटम के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब ये लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1, क्योंकि इसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सके। मान लो कि तुम्हें शादी करनी है, तो उसके अंदर जो वांटेड है वो तुम्हारे क्या होगा? अपोजिट। मान लो कि तुम लड़के हो तो वांटेड में क्या लिखोगे? लड़की। एंड अगर तुम लड़की हो तो वांटेड में क्या होगा? लड़का। वैसे ही जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट, तब उस वक्त हम उसकी वैलेंसी के अंदर क्या लिखेंगे? प्लस, यानी अपोजिट। जब वो लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी के अंदर प्लस लिखेंगे। एंड अगर जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी के अंदर हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी उल्टा। इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो माइनस। एंड एक और केस हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर ले, तो भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। तो इसकी वैलेंसी इस केस के अंदर क्या होगी? यानी कि ये ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो इसकी वैलेंसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी माइनस लगा देंगे। तो इसकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है एंड -1 भी हो सकती है। तो ये था वैलेंसी का कंसेप्ट। तुम और क्वेश्चंस को भी ट्राई करना एंड अगर किसी में डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।